हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारे जून मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सोशल इश्यूज़, क्योंकि यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। सिक्योरिटी बाकी है, ये मैं कभी आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। इकॉनमी, आईआर और पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। तो आज स्टार्ट करते हैं सोशल इश्यूज़ में। और सोशल इश्यूज़ में हम लोग क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं एक बार आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले अर्बन पुअर के बारे में देखेंगे, यानी कि जो अर्बन क्षेत्र में रहने वाले कैसे गरीब है, उनको किस किस तरीके की प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डील करेंगे। सेकंड है कि ड्रग एब्यूज़ देखेंगे इंडिया में। इसमें एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है जिससे कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ों की पता चलेगी। जेंडर डायमेंशन देखेंगे कोविड-19 पेंडेमिक का। कोविड-19 और जो इंडिया की हेल्थ केयर सेक्टर्स है इसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितने टॉपिक्स कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है इस बार सोसाइटी में, और जानने को मिलेगा आप लोगों को कुछ न्यू। एज़ यूजुअल आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जो हमारी लेसन्स रहती है उसी तरीके से आप लोग को अभी भी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन लास्ट लेसन में मेरे द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके आंसर बता देती हूँ। और अभी जो है कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछने को मिला नहीं मुझे, तो इसलिए हम लोग लेसन देखते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट लेसन के जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो ये दो क्वेश्चन पूछी थी मैं। सबसे पहला है कि जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि हमारे यहाँ मैंग्रोव कवर्स जो है वो इंक्रीज़ हुए कि डिक्रीज़ हुए। 54 स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारे यहाँ मैंग्रोव कवर है, क्या वो इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है ना इंक्रीज़ हुआ है। 2017 के असेसमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो 2019 में जो यहाँ पे मैंग्रोव कवर है वो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। आईफ्लोज मुंबई की बात करते हैं तो आईफ्लोज मुंबई जो है यहाँ पे आपका एक अर्ली वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। और मुंबई यहाँ पे सेकंड स्टेट है। चेन्नई में जब 2015 में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था तो चेन्नई में इस तरीके का इंटीग्रेटेड जो फ्लड सिस्टम यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये लाया गया था। उसके बाद इसी सिस्टम को मुंबई में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेज वार्निंग सिस्टम है जो कि मुंबई को दिया जाएगा। और इस सिटी में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे भी फ्लड आने वाला है 3 डेज़ जो है आपका एडवांस में बताया जाएगा। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सिस्टम है। जहाँ पे भी फ्लड वगैरह ज़्यादा आने की चांसेस होती है, आई थिंक कि उस सारे स्टेट्स में इस तरीके के सिस्टम्स को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन पूछी थी। चलिए आइए अब नया स्टार्ट करते हैं हम लोग सोसाइटी की टॉपिक्स। बात करते हैं हम लोग अर्बन पुअर की। तो अर्बन पुअर का मतलब क्या है और न्यूज़ में क्यों आया है। अगर हम लोग देखें तो प्रोपोर्शनेट जो इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक का, तो ये अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स में हुआ है, जिसमें कि माइग्रेशंस आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है ना जो बाहर जाकर काम करते हैं, यानी कि गांव से निकलकर जब वो शहरों में जाकर काम करते हैं तो इसको माइग्रेशन कहते हैं। और वो गांव से निकलकर जो शहरों में जाकर काम करते हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में आपको ज़्यादा काम करते हुए देखने को मिलेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब है कि उनका ना काम करने का टाइम डिफाइंड है, ना उनको हॉलीडे डिफाइंड है, ना उनका डे टू डे वेजेस डिफाइंड है। वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। तो उस हिसाब के जो है वो वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। अब यहाँ के इंडिया के जो अर्बन पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे आपका ग्रो हो ही रहा है, रैपिडली ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे तो नहीं। लास्ट सेंचुरी से देखें जो कि 25 मिलियन 1901 में था, जो कि 2011 में बताया जा रहा है कि ये बढ़ के 377 मिलियन हो चुका है अर्बन पॉपुलेशन। यानी कि शहरी में जो रहने वाले पॉपुलेशन है पूरे लोगों की, वो किस तरीके से यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि 1901 में 25 मिलियन था, बट 2011 में ये बढ़ के 377 मिलियन हो चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पे 31% जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का, उसमें जो यहाँ पे 31% देखने को मिलेगा वो अर्बन पॉपुलेशन ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बट ये जो अर्बन एरिया है ना, ये फेल हो चुके हैं इन सारे लोगों की डिमांड पूरी मीट करने में। जिस तरीके से हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस तरीके से जो है डिमांड नहीं बढ़ रहा है, और एक लार्ज गैप निकल कर आ रहा है किस किस चीज़ में, तो बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। बेसिक एमिनिटीज़ जैसे कि हर एक दिन का आपका कुछ ना कुछ नीड्स होता होगा, जैसे कि आप लोग खाए बिना नहीं रह सकते हो, पानी पिए बिना नहीं रह सकते हो, आप लोग को कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, या फिर कहीं जाना है, या फिर घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, अपना काम करना है, तो ये सारी चीज़ों के बिना आप लोग नहीं जी सकते हो। तो बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने में भी जो है एक लार्ज गैप आ चुका है, और इसी के लिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। पॉवर्टी लाइन अगर हम लोग इंडिया में देखें, यानी कि पर कैप, तो यहाँ पे आपका जो कमेटी बनाया गया है, 2 कमेटी पॉवर्टी लाइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारी कमेटी है अब तक जो कि आपको पॉवर्टी में देखने को मिलेगा, बट तेंदुलकर कमेटी जो कि आपका बनाया गया था
इसमें बताया गया था कि जो रूरल पॉवर्टी लाइन है वो यहाँ पे 816 है, अर्बन पॉवर्टी लाइन आपका 1000 है। रूरल पॉवर्टी लेवल कितना है 25% है और अर्बन पॉवर्टी लेवल 13% है। ऑल इंडिया अगर पॉवर्टी लेवल देखें तो इनके हिसाब से तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 21% है। वहीं अगर रंगराजन कमेटी के हिसाब से देखें तो रूरल पॉवर्टी लाइन जो है ये 972 रुपीज़ है। और उसके बाद अगर अर्बन पॉवर्टी लाइन देखें तो 1407 रुपीज़ है। और उसके बाद अगर रूरल पॉवर्टी लेवल देखें तो 30% है, अर्बन पॉवर्टी लेवल देखें तो ये 26% है। अगर यही ओवरऑल देखें तो ये 29.5% है। ठीक है, ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल अगर हम लोग देखें तो 29.5% है। ठीक है, अब इशू देखते हैं कि अर्बन पॉवर्टी में क्या क्या इशू है। तो अगर अर्बन पॉवर्टी की बात करें कि इशू क्या क्या है, तो अर्बन पॉवर्टी में अगर हम लोग देखें तो ये गरीबी जो है ना सिर्फ एक जगह नहीं है, ये गरीबी मल्टी डायमेंशनल है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे वनरेबिलिटीज़ है जो कि लोगों के लिए यहाँ पे सिटीज़ में और टाउन्स में वो फेस करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 10th 5 ईयर प्लान के द्वारा अगर देखें तो बहुत तरीके के टाइप्स ऑफ जो है वनरेबिलिटी यहाँ पे बताया जाता है, जिसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले कि हाउसिंग वनरेबिलिटी, जो लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर अर्बन एरिया में आते हैं उनको रहने के लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए घर नहीं है। और उनके लिए घर भी आप देखोगे तो लो क्वालिटी का घर रहता है, या फिर आप लोग देख सकते हो कि वो स्लम्स वगैरह में रहते हैं। जैसे मुंबई की धारावी स्लम्स आप लोग जानते हो कि बहुत बड़ी, एशिया की बड़ी सबसे बड़ी वो जो है धारावी स्लम्स है। तो उस तरीके की जगहों पे जो है लोग रहने के लिए जो है ना मजबूर होते हैं। वहाँ पे लो क्वालिटी अनहाइजीनिक एरिया होता है, कोई भी ओनरशिप जो राइट है ना वो देखने को नहीं मिलेगा, ना ही उनका कोई ओनरशिप राइट होता है, ना ही इंटाइटलमेंट होता है। तो इस तरीके की पॉवर्टी देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से वो लोग रहते हैं। अगर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो 17% जो अर्बन पॉपुलेशन है इसमें 65 मिलियन पीपल्स है जो कि स्लम में रहते हैं। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी देखें तो इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें कि कम वेजेस उनको दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। इरेगुलर कहने का मतलब है कि 12 मंथ्स जो होते हैं तो 12 मंथ्स में उनको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। समटाइम्स कुछ मंथ्स के लिए एम्प्लॉयमेंट होता है और कुछ मंथ्स के लिए नहीं होता है। और उसमें भी जो वो काम करते हैं बहुत ही सस्ते दामों पे काम करते हैं, बहुत ही कम उनको जो है यहाँ पे वेजेस दिया जाता है। ये रेस्ट्रिक्ट अवेबिलिटी है फॉर्मल क्रेडिट का, जो कि बैंक से उनको दिया जाता है। उनके पास कोई भी फॉर्मल सेफ्टी का कोई भी एक्सेस नहीं है, प्रोडक्टिव एसेट नहीं होता है उनके पास। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सोशल वल्नरेबिलिटी यहाँ पे थर्ड पॉइंट है। तो जो इनकम इनक्वालिटीज़ है, इससे क्या होता है ना कि लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी में जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। पुअर और मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। सोशल डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है किस मैटर में, तो एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। फोर्थ जो यहाँ पे आपका इशू है वो है पर्सनल वल्नरेबिलिटी। पर्सनल लेवल पे देखें तो पुअर्स जो है, गरीब लोग जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि उनको यहाँ पे सोशल जस्टिस मिल पाता है। डे टू डे वर्क में उनके साथ इतना ज़्यादा इनजस्टिस होता है, उनको सेम वेजेस के लिए जो है ना, सेम वर्क के लिए कम वेजेस दिया जाता है, या फिर उनको जो है कभी भी काम से हटा दिया जाता है। हायर एंड फायर वाला उनके साथ प्रॉब्लम होता है। तो जो पुअर होते हैं ना वो विक्टिम्स होते हैं, सारे टाइप ऑफ इनजस्टिस उनके साथ होता है, वायलेंस उनके साथ बहुत होता है। पर्टिकुलरली जो आप लोअर कास्ट पीपल को देखते हो, माइनॉरिटी को देखते हो, इसमें भी स्पेशली जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, एल्डरली है, या फिर कोई डिसेबल्ड है या डेस्टिट्यूट है, उनके पास किसी भी तरीके का सोशल जस्टिस एक्सेस नहीं हो पाता है। सो दीज आर द सम ऑफ द इश्यूज जो कि यहाँ पे अर्बन पॉवर्टी से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि अर्बन पुअर, इनको यहाँ पे कोविड-19 के कारण क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस करना पड़ा। सबसे पहला है कि सबसे ज़्यादा जो रिस्क इंक्रीज़ हुआ वो यहीं पे हुआ, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि महाराष्ट्र की स्थिति इतना ज़्यादा ख़राब है जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पे धारावी स्लम है। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कि अर्बन पुअर को जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क में रख दिया गया है, क्योंकि वो स्लम में रहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ये इस तरीके का प्रॉब्लम होता है कि उनके पास जो है ना बहुत ही कंजेशन वाले पीरियड में रहते हैं, यानी कि कंजेशन वाले स्पेस में रहते हैं। उनको बहुत कम जगह मिलता है रहने के लिए। छोटी सी झोपड़ी में आप देखोगे जहाँ पे 4 लोग रह सकते हैं, वहाँ पे वो लोग 14-14, 20-20 लोग भी रहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करेंगे। वहाँ पे सैनिटेशन का हाइजीन कभी भी मेंटेन नहीं किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे हो कि बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, तो वो लोग कैसे रख पाएंगे। इवन जो है एक कॉमन टॉयलेट इस्तेमाल किया जाता है पूरे कम्युनिटी के लोग के द्वारा, तो कई घंटों वो लोग लाइन में लगे रहते हैं टॉयलेट में जाने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक पब्लिक टॉयलेट ही इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे संक्रमित होने का चांसेस कितना ज़्यादा है। तो यही बात है कि रिस्क जो फैलने का यहाँ पे चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है अर्बन पुअर्स को, और जो स्लम वाले एरिया में रहते हैं। सेकंड है कि जॉब लॉस इन्हीं का सबसे पहले हुआ, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जो
इनफॉर्मल सेक्टर से वो बहुत ज़्यादा हिट हुए। वो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, लेकिन अगर वो लोग एक दिन भी नहीं कमा पाते हैं तो फिर उनके पास जो है ना रोज़ी रोटी को जुगाड़ पाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जॉब लॉस भी इनका बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि सारे फैक्ट्रीज शट डाउन हो गए। इवन पूरे स्टेट, पूरे कंट्रीज़ हमारी शट डाउन हो चुकी थी, कोई भी तरीके का काम नहीं चल रहा था, लोग जो है घर में लॉकडाउन हो गए थे। तो इन सारे वजह से जो है ना, और सप्लाई चेन भी यहाँ पे शट डाउन हो गया था, सारे सर्विसेज फ्रीज हो गए थे। तो इन सारे प्रॉब्लम के कारण उनका जॉब लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। साथ ही लिमिटेड अल्टरनेटिव भी है। एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न ये है ना कि जो माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अल्टरनेटिव है, स्पेशली वो जो सीजनल माइग्रेंट होते हैं। सीजनल माइग्रेंट कहने का मतलब है कि कुछ महीने के लिए अगर वो काम करते हैं, मान लीजिए कि वो सिर्फ समर में काम करेंगे, विंटर में काम करेंगे, जैसे कि कोई खरीफ क्रॉप वाले सीजन में काम करते, कोई रबी क्रॉप वाले सीजन में काम करते, तो उनके लिए लिमिटेड अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिला। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे ये वर्कर्स हैं जो कि घर लौट आए, लेकिन जो रूरल इकॉनमी है वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को वो एब्जॉर्ब कर सके, वो भी इवन विद द मनरेगा, ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके तहत भी जो है ना बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनको नहीं, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सारे स्टेट जो है एब्जॉर्ब कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि पब्लिक ट्रांसफ़र और अदर असिस्टेंस भी है। यहाँ पे जो फूड आइटम्स और जो एसेंशियल सप्लाईज़ को जो इंश्योर कराया जा रहा था कि सारे लोगों तक यहाँ पे पहुँच सके, स्पेशली वो जो गरीब से गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल को, जैसे कि मेडिसिन हो गया या फिर आपका जो फूड आइटम्स हो गया, उन सारी चीज़ों को भी प्रोवाइड किया जा रहा था। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया गया इस क्राइसिस में बहुत सारे सेवरल जो है सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के साथ, जिसमें कि आप लोग देख रहे हो कि डीबीटी के थ्रू, इट मीन्स की डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो है सर्टेन सेक्शंस को कुछ यहाँ पे पैसे वगैरह दिए गए। साथ ही फ्री एलपीजी रिफिल किया गया, यानी कि जो एलपीजी सिलेंडर पीएम उज्ज्वला योजना के तहत जो वुमेन को प्रोवाइड किया गया था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के आते, तो उनके जो भी एलपीजी सिलेंडर है उसको फ्री में रिफिल कराया गया। ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड किया गया, पल्सेस प्रोवाइड किया गया। बट जो लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है उसमें आप लोग देखोगे कि जो अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स है वो आज भी जो है गवर्नमेंट बेनिफिट की जो यहाँ पे जो लिस्ट है उसके से वो बाहर है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिला। साथ ही लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन है, यानी कि अर्बन पुअर की अगर बात करें तो उनको सोशल प्रोटेक्शन की भी कमी देखने को मिलती है। 70% जो सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिशरीज है वो रूरल इंडिया में है। बट यहाँ पे अर्बन इकॉनमी अगर देखें जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो फेयर अमाउंट ऑफ मोबिलिटी जो रूरल और अर्बन इंडिया में ये भी बढ़ते जा रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल हो और अर्बन इंडिया को जो है ना इस तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके से एड्रेस करना है। जैसे कि कोविड-19 के क्राइसिस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है क्विकली यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स था, ऑलरेडी जो हमारे कंट्री में स्कीम्स चल रहा था, उसी स्कीम्स को इस्तेमाल किया गया। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, और साथ ही साथ यहाँ पे पीएम किसान है जो कि सिर्फ रूरल इंडिया में ही अवेलेबल है। पीएम किसान के तहत क्या है कि यहाँ पे जो फार्मर्स को 6000 देने का बात किया गया था कि एनुअली उनको 6000 दिया जाएगा 2000 के जो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। जो 2000 उनको नेक्स्ट टाइम देना था वो इसी टाइम दे दिया गया, जिससे कि फार्मर्स के हाथ में भी पैसे आए। पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना था जिसके थ्रू जो है जीरो बैलेंस में जो अकाउंट ओपन किया गया था, 30,000 करोड़ जो है हमारे इंडियंस के पास इस तरीके का आपका अकाउंट है, तो उनको भी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू मनी ट्रांसफ़र किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे की गई है इस कोविड क्राइसिस में। लेकिन फिर भी ये सारी चैलेंजेस है कि सरकार को और तरीके से ध्यान देना होगा। इस तरीके से जो इनका एक्सक्लूजन है, जो इनको बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारी चीज़ भी इनको बेटर तरीके से मिल पाए। अब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन देखते हैं कि अर्बन पुअर के लिए गवर्नमेंट क्या क्या यहाँ पर लेकर आई है स्कीम। हर एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम लोग देखें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के द्वारा, जो कि यहाँ पे नोडल एजेंसी है सेंट्रल में, और वो रिस्पॉन्सिबल है अर्बन पुअर के डेवलपमेंट के लिए भी, तो बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पे लाया गया है। सबसे पहला है कि हाउसिंग जो वल्नरेबिलिटी है उसको यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका यही मिशन है कि हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए, वो भी 2022 तक। इस मिशन में ये एड्रेस किया गया कि जो लोगों को यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं, यानी कि जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनको यहाँ पे पक्का हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। रिसेंट गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम अप्रूव किया गया है जिसमें कि आप लोग देखोगे कि अफोर्डेबल जो रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्सेस है उनको डेवलप करने की बात की गई है, जो अर्बन माइग्रेंट और जो पुअर है।
साथ ही सेकंड है कि इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए अगर देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन यानी कि DNULM जो है वो यहाँ पे लाया गया, जिसके थ्रू पॉवर्टी को कम कर सके, जो अर्बन पुअर हाउस होल्ड है उनकी वल्नरेबिलिटी को कम कर सके। और ये जो मिशन लाया गया है 2013 से लाया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें, इसका मतलब है कि इस स्कीम में ऐसा होता है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और जो यहाँ पे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों के द्वारा फंड को एलोकेट किया जाता है। कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, कुछ परसेंट यहाँ पे जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। वही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो वहाँ पे 100% जो फंड का एलोकेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को दूर करने के लिए यानी कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना यहाँ पे लाया गया है। साथ ही यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अगर हम लोग देखें कि उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए और रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है 2014 लाया गया था, जिसके थ्रू जो यहाँ पे अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करना है और जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज़ है वो रेगुलेट होते रहे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे अर्बन सिटीज़ में जो ठेले वाले होते हैं रोड के साइड जो आपको देखने को मिलेंगे कि उनका जो है बहुत सारे ठेले लगा के वो सामान जो बेचते हैं, तो उनकी भी यहाँ पे सेफ्टी की बात की जा रही है। आप अब तक आप देखोगे 33 स्टेट्स और यूटीज़ हैं जो कि इस तरीके के स्कीम को नोटिफाइड किए हैं। मेघालय के द्वारा देखें तो वो अपना खुद का जो है स्ट्रीट वेंडर एक्ट चलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सोशल वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। प्रधानमंत्री यहाँ पे आप देखोगे कि मातृ सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, जिसके थ्रू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर को यहाँ पे जो है उन पे ध्यान दिया जा रहा है, पुअर गरीबों को यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है और सेफ्टी नेट ऑफ इंश्योरेंस और पेंशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। साथ ही मोर रिसेंट आप देखोगे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लाया गया, एक पेंशन स्कीम है अगेन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, जो इसको भी लॉन्च किया गया था। तो तीनों तरीके से आप लोग देख लियो कि इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी और हाउसिंग वल्नरेबिलिटी को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए सरकार बिल्कुल से पीछे नहीं है। सरकार के द्वारा डिफरेंट योजनाएं यहाँ पे चलाई जा रही है और फंडा भी है, वो मेन टारगेट भी यहाँ पे अर्बन पुअर्स को ही लेकर चल रहे। तो ये सारे स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कि क्या कारण है, यानी कि हाउ टू टैकल द कॉजेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी के क्या क्या कारण है और उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। कोविड-19 के द्वारा जो है ना हमें ये फोर्स किया गया है कि यहाँ पे जो ग्रोथ प्लानिंग हो रहा है वो इम्बैलेंस ग्रोथ प्लानिंग है सिटीज़ की, और हमें अर्बन पॉपुलेशन को जो है ना इम्पॉवरिश्ड करना है। साथ ही साथ इस सिनेरियो में आप देखोगे कि कुछ सजेशंस भी यहाँ पे दिया गया है जिसको कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अर्बन गवर्नेंस को रिफॉर्म करना है, अर्बन गवर्नेंस को रीबिल्ड करना है, यानी कि अर्बन गवर्नेंस जो मॉडल है उसको रीबिल्ड करना है। और उसके लिए कुछ पिलर्स है, जैसे कि सबसे पहला है कि कन्वर्जेंस और अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान देना है, अर्बन पॉपुलेस स्पेसिफिक स्कीम पे ध्यान देना है, वाइडर यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तभी यहाँ पे अर्बन गवर्नेंस का जो है सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, सही तरीके से ये चल पाएगा। सेकंड है कि एक क्रेडिबल डेटाबेस को बिल्ड करना है, यानी कि कितने अर्बन पुअर है और कितने जो है डिफरेंट स्टेट से माइग्रेंट आ रहे हैं उनके बारे में एक अच्छा खासा डेटा होना चाहिए। उनकी स्किल्स के बारे में भी होना चाहिए कि वो अगर दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो उनके पास किस किस तरीके का स्किल है, इस स्किल के बेसिस पे ही उनको जॉब अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही नेशनल माइग्रेंट डेटाबेस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये आपका अनाउंस किया गया है। ये जो डेटा है ना ये आप देखोगे कि पॉलिसी मेकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सहूलियत होता है कि वो यहाँ पे अच्छा खासा स्कीम बना सके अर्बन पॉपुलेस के लिए। यहाँ पे थर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिसेंट्रलाइज करना है अर्बन ग्रोथ को, अर्बन प्लानिंग जो है ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। मेनली जो फोकस है वो स्मॉल सिटीज़ और टाउन के ऊपर होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज कहने का क्या मतलब है, सेंट्रलाइज कहने का मतलब है कि सारे जो पावर और जो फंक्शंस होते हैं वो एक ही जगह पे हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। बट डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब है कि ये जो आपका पावर और जो फंक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि जैसे कि आपका सेंटर से स्टेट में आता है, स्टेट से आप देखोगे कि ब्लॉक यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद ये ब्लॉक में जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि पावर और फंक्शंस जो है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मीन्स कि डिसेंट्रलाइज्ड है। साथ ही अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उनको हम लोग को स्ट्रेंथन करना होगा और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, उनकी जो स्टैच्यू है उसको चेंज करना है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अलाउ करना है कि वो पूरे इंटायर सिटी के लिए एक अच्छा खासा प्लान बनाएं। इवन जो डेवलपमेंट है सर्टेन एरियाज़ का जो कि इनके अंदर में आता है उसको भी डेवलप करना है। साथ ही म्यूनिसिपल बजट को इन्हेंस करना है, जैसे कि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील है उनके द्वारा जो है इक्वलाइजेशन ग्रांट लाया गया, जिसमें कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना वो कोई भी डेवलपमेंट वर्क को एक्सेस कर सकते हैं अगर वो उसको कैरी आउट करना चाहते
चाहते हैं। तो इसी तरीके का काम हमें भी हमारे कंट्री में करना चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट है कि हम लोग को जो लाइफ है रूरल एरिया में उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसा लाइफ हम लोग को रूरल एरिया में प्रोवाइड करना चाहिए कि जिससे कि लोग जो है ना मजबूर होकर अर्बन एरिया में आ ही नहीं, वो मजबूर होकर आते हैं क्योंकि उस तरीके का उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है रूरल एरिया में। रूरल एरिया में ना अच्छा लाइफ है, ना अच्छा उनके पास जो है लिविंग फैसिलिटी है, ना अच्छा उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो सारी अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग रूरल एरिया में ही प्रोवाइड कर दें तो यहाँ पे लोगों को अर्बन एरिया में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है कि जो हेल्थ और जो सोशल वल्नरेबिलिटी है उसको एड्रेस करना है। कोविड-19 पैंडेमिक से ये सीखा गया है और इसी को हम लोग को इनकॉर्पोरेट करना भी चाहिए कि मेनली हम लोग को सोशल डिटर्मिनेंट्स में फोकस करना चाहिए जो भी हेल्थ केयर है। इसमें क्या है कि एक रोबोस्ट, इक्विटेबल और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे ध्यान देना चाहिए और पूरी तरीके से सारे लेवल ऑफ सोसाइटी के लिए इंक्लूसिव भी हो। एक स्ट्रॉन्ग जो है ग्रास रूट लेवल पार्टनरशिप होना चाहिए कम्युनिटीज़ के साथ। तो ये सारे यहाँ पे बातें बताई जा रही है कि कैसे हम लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब आप लोग देख लीजिए कि जो डिमांड है नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का और क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का, तो ये दोनों देखेंगे। डिमांड अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो लो बजटरी प्रोविज़न है, यानी कि जो बजट प्रोविज़न होना चाहिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यानी कि अर्बन में जो भी लोग रहते हैं उनको यहाँ पे जो है उनके एम्प्लॉयमेंट को गारंटी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए लो बजटरी प्रोविज़न होता है, पुअर ह्यूमन रिसोर्सेज है, लेस एम्पावर्ड हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलता है कि बेटर लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके लोगों के लिए और उनकी जो यहाँ पे राइट डिसेंट्स है लाइवलीहुड का अर्बन में, तो वो भी उनको प्रोवाइड कर सके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कमी देखने को मिलता है। साथ ही कोविड-19 के कारण देखें तो जॉब लॉस जो है ना पूरे अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसी के तहत अगर हम लोग देखें तो आज की डेट में नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की ज़रूरत हो गई है। बेनिफिट क्या है इसकी? अगर इसकी बेनिफिट देखें तो इससे क्या है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो यहाँ पे प्रोविज़न है उसकी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। लो वेजेस देखने को मिल रहा है इनफॉर्मल अर्बन वर्कफोर्स में, तो यहाँ पे मैंडेट किया जा रहा है कि स्टैट्यूटरी वेजेस होना चाहिए जैसे कि मनरेगा में है। मनरेगा में सब कुछ फिक्स है, 100 डेज़ की यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट है, साथ ही यहाँ पे वेजेस भी फिक्स है 182 रुपीज़ का। अभी तो 20 रुपीज़ बढ़ाने के बाद किया गया है, यानी कि 202 रुपीज़ हो गया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आप लोग देखते हो कि यहाँ पे आपका जो वर्क का डे है ये भी फिक्स है, साथ ही वेजेस भी फिक्स है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो लोकल वर्कफोर्स है स्मॉलर सिटीज़ और टाउन में उनको यहाँ पे जो है ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही यहाँ पे जो चैलेंजेस निकल कर आ रहा है माइग्रेशन का, लार्ज सिटी में जो लोग यहाँ पे निकल कर आते हैं उनको एक अच्छा खासा काम देने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे जो क्राइसिस है, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकली स्ट्रेस है, उनके पास जो है सही तरीके से सारी चीज़ें नहीं है कि वो मैनेज कर सकें। सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम जो है इनके द्वारा वेजेस को कवर किया जा रहा है, वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कर्स के लिए जो भी यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ में है। साथ ही साथ यहाँ पे फर्दर अगर हम लोग देखें इस तरीके की जो प्रोग्राम है ना, इससे एक न्यू सेट ऑफ ग्रीन जॉब्स यहाँ पे आपका निकल कर आएगा, जिससे कि जो अर्बन लोकल बॉडी की कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, साथ ही जो हमारा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है वो प्रमोट होगा। इसी के साथ अगर देखें तो वेल प्लान जो ये आपका प्रोग्राम है ना ही ये सिर्फ डायरेक्टली इंप्रूव करेगा वेलफेयर को, जिससे कि इनकम रेज होगा और यहाँ पे एसेट क्रिएट होगा। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि बहुत सारे चीज़ें भी इफेक्ट हो पाएगी, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो यहाँ पे रेज होगी, इनडायरेक्टली फॉर्मल सेक्टर में भी रेज होगी। फॉल बैक पोजीशन जो है, यानी कि फॉल बैक पोजीशन कहने का मतलब है कि अल्टरनेटिव, मान लीजिए कि एक काम से अगर आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है या फिर आपका यहाँ पे एक कारोबार नहीं चल पा रहा है, तो दूसरे काम की भी आपके पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे बेटर ट्रेंड वर्कफोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर्स को। यहाँ पे एजुकेटेड जो यंग वर्कर्स है उनको अलाउ किया जाएगा कि वो एक्वायर करें स्किल्स, साथ ही अपने जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इम्प्रूव करें। अगर काम देखें तो काम यहाँ पे जो आपका लिया जाएगा, इससे क्या होगा कि एसेट क्रिएट होगा, जिससे कि जो टाउन्स की इकोलॉजी है वो इम्प्रूव हो पाएगी, पब्लिक सर्विस का जो क्वालिटी है वो बढ़ पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे शेयर्ड सेंस ऑफ पब्लिक गुड्स होगा, जिसमें कि सारे रेसिडेंट्स जो है उनके पास एक अच्छा खासा स्टेक हो। फर्दर अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है इसमें आपका राइट टू लाइफ जो हमारे आर्टिकल 21 में है वो भी यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। तो यही सारी प्रॉब्लम यहाँ पे बताई जा रही है। बेनिफिट यहाँ पे देखें हम लोग कि कैसे नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है काम कर सकता है। इसमें डिफरेंट तरीके के आप लोग देख लियो कि उनको जॉब प्रोवाइड करना है, उनको रहने का अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना है, उनके पास इस तरीके का अल्टरनेटिव भी होना चाहिए, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोग होते हैं वो अपने ही काम में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम टाइम उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो अल्टरनेटिव सोचे। जो काम वो करते हैं उनसे ही उनको उतना ज़्यादा जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ज़्यादा देर काम करते हैं तभी उनको जो
है ज़्यादा उनको इनकम मिल पाता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि उनको ऐसा काम देना है जिससे कि वो अपना एसेट क्रिएशन भी कर सके, साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे अल्टरनेटिव काम भी कर सके। उनकी जो राइट ऑफ लाइफ है यानी कि राइट टू लाइफ है, जो कि हमारे संविधान के द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि हर एक लोगों को जो है जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में, ये अच्छे तरीके से जो है उनको प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी बेनिफिट्स है जो कि अगर हम लोग यहाँ पे डिमांड, जो एम्प्लॉयमेंट का डिमांड है, अगर उसको पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की जो यहाँ पे समस्या है वो दूर हो सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे चैलेंजेस है। क्या क्या चैलेंजेस है? अगर हम लोग रूरल गारंटी स्कीम की बात करें, जो कि मनरेगा है, वो सेल्फ सिलेक्शन पे काम करता है। सारे वर्क जो कि इस स्कीम के अंदर में है वो यहाँ पे अनस्किल्ड मैनुअल नेचर में है। स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाता, स्किल वर्क नहीं प्रोवाइड होता, यहाँ पे अनस्किल्ड वर्क हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश हम लोग को इस तरीके से करना है कि अर्बन इकॉनमी में जो है ना, इसको भी इम्प्लीमेंट करना है इस तरीके के पॉलिसी को। और जो बेसिक यहाँ पे प्रेमिस है हेल्दी रूलर का, वो भी हेल्दी रूलर से लेकर अर्बन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये है कि वर्कर्स को हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना होगा, यानी कि लो स्किल से हम लोग को लो प्रोडक्टिविटी प्रोफेशन से हम लोग को हाई स्किल जॉब में उनको देना होगा। जितने भी अनस्किल वर्कर है तो सबसे पहले उनको जो है ना हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। ट्रेनिंग के साथ साथ जो है उनको जो भी काम है, जैसे कि एमएसएमई सेक्टर्स में आप लोग देखते हो कि बहुत तरीके का लघु उद्योग और बड़े उद्योग में काम किया जाता है, तो उस तरीके के कामों के लिए उनको ट्रेनिंग देना चाहिए प्रॉपर, उनको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। 1-2 महीने का ट्रेनिंग देकर ही उनको काम में जो है इंक्लूड कराना चाहिए। उस तरीके का काम आप लोग देखो कि कोई भी 1-2 महीने के ट्रेनिंग में ज़रूर अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चैलेंजेस है जो कि हम लोग आज भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम से कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। हर एक स्टेट के यहाँ पे लेखा जोखा हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो रिसेंटली उनके द्वारा जो है 100 डेज़ का अर्बन जॉब गारंटी स्कीम प्रोवाइड किया गया है, जिसका नाम है युवा स्वाभिमान योजना, जिसमें कि अर्बन यूथ को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। 2010 से केरला में जो है यहाँ पे एक अन्य काली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चल रहा है, जिसमें कि 100 डेज़ ऑफ जो मैनुअल वर्क है उनको यहाँ पे काम दिया जाता है अर्बन हाउस होल्ड को। उड़ीसा में बात करें तो रिसेंटली यहाँ पे अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अर्बन इनफॉर्मल लेबर को, कि वो अपनी पब्लिक वर्क को जो भी यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है वो आगे बढ़ा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना लाया गया है, जिसमें कि जितने भी अर्बन पुअर हैं, शहरी आजीविका, ओके, यानी कि शहर में रहने वाले जितने भी अर्बन पुअर है उनको 120 डेज़ का जो है यहाँ पे काम दिया जाएगा। झारखंड के द्वारा यहाँ पे मुख्यमंत्री श्रमिक योजना प्रपोज किया गया है, जिसमें कि 100 डेज़ ऑफ वर्क है यहाँ पे, वो भी अर्बन वर्कर्स के लिए। तो ये सारे आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट स्टेट है जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो है लॉकडाउन में हम लोग रहे, और लॉकडाउन में रहने के कारण जो है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत सारे तरीके का जो है लॉसेस को झेलना पड़ा है। तो इसलिए इस तरीके का अगर आज की डेट में ये ज़रूरत है कि नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को जो है हम लोग यहाँ पे लॉन्च करें। लॉन्च तो है ही, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट होगी ना, तो आई थिंक कि किसी भी स्टेट में किसी भी जो भी माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने घर पहुँच चुके हैं उनको इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत सारे जो है आप देखोगे कि स्कीम्स तो हमारे कंट्री में बिल्कुल भी कमी नहीं है। स्कीम्स की बात करूँ या फिर कानून की बात करूँ, बिल्कुल भी हमारे यहाँ कमी नहीं है। कमी अगर कहीं पे भी है तो वो ये है कि मेन हम लोग कॉजेज़ नहीं समझ पाते हैं कि किसी भी चीज़ का मेन कॉजेज़ क्या है। माइग्रेंट लेबर अगर वो अपने घर वापस आ रहे हैं तो वो मजबूर है, वो शौक से नहीं आए, या फिर वो अगर अपने घर से वापस जो वो अर्बन एरिया में जाते हैं तो वो भी वो मजबूरी के कारण जाते हैं। तो हम लोग को उनको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए ना, कि जैसे वो अभी आप देखोगे कि बिहार में बहुत ज़्यादा जो है, बिहार और यूपी में अर्बन जितने भी माइग्रेंट लेबर है वो वापस आ गए। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम लोग उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, उनको स्किल्स प्रोवाइड करें, उनके लिए ऐसी यहाँ पे व्यवस्था कर दे कि वो यहीं पे रह जाए, क्योंकि वो हमारा ह्यूमन मैन पावर है। उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिहार का प्रोडक्शन बढ़ेगा, यूपी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी चाहिए, बट यहाँ की सरकार इस सारी चीज़ों पे काम नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ये है। साथ ही आप लोग देखोगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार कल्याण योजना लाया गया, जिसमें कि 125 डेज़ की आपकी गारंटी जॉब की बात की जा रही है, मनरेगा की बात की जाती है। तो ऐसे डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे कि हमारे यहाँ योजना स्कीम्स अवेलेबल है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाती है, और सेकेंड थिंग की कॉजेज़ हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, ओके।
तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, मुझे बहुत ही पसंद आया ये आर्टिकल। आप लोग को पूरी एक कहते हैं ना कि अर्बन पुअर के बारे में जो है, रूरल पुअर तो आप लोग जानते ही हो, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते हैं उसकी समस्या अगर आप लोग कहीं ना भी पढ़ो ना तो आप लोग बता सकते हो, अर्बन पुअर की भी बता सकते हो, नो डाउट, क्योंकि आज की डेट में आप लोग अवेयर पर्सन हो, देख ही रहे हो, समझ ही रहे हो सारी चीज़ों को, तो आप लोग बता सकते हो। बट दिस आर्टिकल आपकी जो है आंखें खोल दिए होंगे, और कुछ जो पॉइंट्स जो कि आप लोग कभी भी ध्यान नहीं दिए होंगे ना, वो आप लोग को पता चला होगा, है कि नहीं। चलिए आते हैं एक और आर्टिकल देख लेते हैं। ये है ड्रग एब्यूज़ इन इंडिया, न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझिए। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 ये रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा, तो ये है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिनके द्वारा ये बताया गया है जो पॉसिबल कंसिक्वेंसेस है कोविड-19 पैंडेमिक का इलीगल ड्रग प्रोडक्शन, सप्लाई और कंजप्शन का, ये बताया गया है। इंडिया में अगर देखें तो नशा मुक्त भारत है, एनुअल एक्शन प्लान लिया जा रहा है 2020-21 तक, जिसमें कि 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे रखा गया है, और ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। वो भी किस ओकेजन में, तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कि यहाँ पे 26 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी दिन इस तरीके का जो है आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब समझने का कोशिश करते हैं कि ड्रग एब्यूज़ होता क्या है। ड्रग एब्यूज़ यानी कि कोई भी सब्सटेंस एब्यूज़, यानी कि किसी भी तरीके का अगर आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग प्लेजरेबल इफेक्ट ऑन द ब्रेन, यानी कि जैसे अल्कोहल की कंजप्शंस करते हो या फिर किसी भी तरीके का आप ड्रग्स वगैरह लेते हो, तो इससे क्या होता है ना कि आपके ब्रेन जो है बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, प्लेजर मूड आपका आता है। तो उस तरीके की चीज़ों को अगर आप फील करना चाहते हो, टेंशन को दूर करना चाहते हो, डिप्रेशन को दूर करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए ड्रग्स का जो कंजप्शंस होता है उसको हम लोग ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस ऑफ एब्यूज़ जैसे कि अल्कोहल है, ओपिएट्स है, कोकीन है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ है जो कि यहाँ पे ड्रग्स एब्यूज़ को इसको कहते हैं, ठीक है। ड्रग एब्यूज़ अगर इंडिया में देखें कि इसका क्या कंडीशन है, तो एज़ पर द जो रिपोर्ट है 2020 का, उसके हिसाब से देखें तो इंडिया में बताया जाता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ये हाईएस्ट इलिसिट कल्टिवेशन होता है, यानी कि कैनबीस जो है ना, इसकी बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होती है और प्रोडक्शन होता है। तो कैनबीस कहने का मतलब है कि मरीजुआना या मरीजुआना कुछ कहते हैं। ये एक प्लांट होता है जिससे कि आप लोग देखो कि बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, वीड्स वगैरह लिया जाता है कि नहीं, काइंड ऑफ, जहाँ तक कि मैं सुनी हूँ, आई डोंट नो द डिटेल्स अबाउट इट, बट आप लोग मे भी इसके बारे में जानते होंगे। कैनबीस प्लांट जो कि 2010 से 2017 के बीच में ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इसका कल्टीवेशन हुआ है और प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में। 2018 में तो इंडिया के द्वारा ये टॉप किया गया था, यानी कि लार्जेस्ट सीजर बताया जा रहा है साउथ एशिया में, सबसे ज़्यादा जो है हम लोग इस प्लांट की जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अकाउंट किया जा रहा है कि 266 टन्स ऑफ कैनबीस हर्ब्स जो है हमारे यहाँ पाया गया है। अगर एज़ पर द रिपोर्ट देखें जो कि यहाँ पे एम्स 2019 में सबमिट किया गया था, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अल्कोहल जो है मोस्ट कॉमन साइको एक्टिव सब्सटेंस है जो कि इंडियंस के द्वारा यूज़ किया जाता है। अल्कोहल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके बाद कैनबीस है और फिर ओपियोइड्स है। तो ये सारे कुछ ड्रग्स है जिसको कि यूज़ किया जाता है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो वर्स्ट अफेक्टेड, यानी कि सबसे बुरी तरीके से जो रीजन अफेक्टेड है वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। स्पेशली आप पंजाब देखोगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मणिपुर है जहाँ पे इन सारी चीज़ों का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें पंजाब, जैसे कि अभी न्यूज़ में भी है कि जहरीली जो अल्कोहल थे उनकी वजह से कई लोगों की जान चली गई, तो ये भी आपका एक न्यूज़ में रहता है। उसके बाद मुंबई है, दिल्ली है, अब यहाँ पे हरियाणा भी आपको देखने को मिलेगा। अब कॉजेज़ देखते कि ये सारे ड्रग्स एब्यूज़ का कॉजेज़ क्यों है, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन आप देखोगे। पहले तो ये चीज़ आप लोग को ही पता हो कि गोल्डन क्रिसेंट की बात करें और गोल्डन ट्रायंगल की बात करें, हमारे कंट्री के दोनों तरफ जो है ना ये ओपियम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है आपका म्यांमार, लाओस और ये आपका वियतनाम और थाईलैंड है, जिसमें कि ये बताया जाता है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपियम का प्रोडक्शन होता है। गोल्डन क्रिसेंट की बात करें तो ये आप लोग जो है इंडिया के वेस्ट में देख सकते हो, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, यहाँ पे भी ह्यूज होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि अवेबिलिटी जो है इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की बात करें म्यांमार में, तो म्यांमार की बॉर्डर जो है ना ये यहाँ पे मणिपुर की, सॉरी, हमारे इंडिया में जो मणिपुर है इसकी बॉर्डर आप लोग देखोगे कि म्यांमार से शेयर होता है, तो इसलिए ईजिली हमारे कंट्रीज़ में जो है ना अवेलेबल है। वहीं अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का जो यहाँ पे बॉर्डर है ये पाकिस्तान से आपका शेयर होता है, तो इसलिए इस रीजन में भी आपका जो है आसानी से ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जोग्राफिकल लोकेशन। इंडिया जो है ना आप लोग देखोगे कि दो मेजर ओपियम प्रोडक्शंस के रीजन में आता है, एक तो है गोल्डन ट्रायंगल और दूसरा है गोल्डन क्रिसेंट। कोस्टल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे भी मैरीटाइम ड्रग ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रैफिकिंग रूट्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज
बिम्स्टेक रीजन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी है चाइना के साथ, तो ये लीडिंग कंट्री है फार्मा सेक्टर में, तो ये भी वल्नरेबल है। यहाँ पे डाइवर्जन और जो ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का, वो बहुत ज़्यादा है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में देखेंगे तो फैमिली हिस्ट्री जो रहा है एडिक्शन का, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लोगों के पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो वो यही सारा काम करते हैं। कल्चर वैल्यूज़ चेंज हो रहा है, हम लोग वेस्टर्न वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अडॉप्ट करते जा रहे हैं। सपोर्टिव बॉन्ड्स यहाँ पे कम हो रहा है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों के कारण भी जो है ना, यहाँ पे आपका इस तरीके के अल्कोहल जो अब्यूज़ है, ड्रग अब्यूज़ है, वो ये ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बायोलॉजिकल फैक्टर देखें तो यानी कि प्री एग्जिस्टिंग ये आपका जो है साइक्रियाटिक और पर्सनालिटी, यहाँ पे आप देखोगे कि डिसऑर्डर है या फिर मेडिकल डिसऑर्डर है, तो इस तरीके से भी लिया जा रहा है। साइकोलॉजिकल अगर फैक्टर्स देखें तो लो सेल्फ इस्टीम है, यानी कि खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, यानी कि इससे जो है अगर नशा का आदत लग गया है तो उससे हम लोग दूर नहीं हो पा रहे। पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सही तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे। सोशल रेबिलियसनेस है, और चाइल्डहुड यहाँ पे लॉस या फिर ट्रॉमा है। तो इस तरीके की भी फैक्टर्स है जिसके कारण हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें जो है, यानी कि ड्रग्स के जो यूजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। वीक लॉ इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी कंट्रोल है। अगर हम लोग देखें, हमारे यहाँ बहुत अच्छा कानून है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये बहुत ही कम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। डेवलपमेंट अगर टेक्नोलॉजी का देखें, जैसे कि डार्क नेट वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। डार्क नेट हम लोग पढ़े थे कि इस तरीके का आपका नेट एक वेबसाइट है, जैसे कि इसमें आपका क्या है ना कि बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इसमें जैसे कोई भी वेबसाइट आप ऑन करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें जो है ना कवर पेज में देखने को मिलती है। लेकिन डार्क नेट एक ऐसा वेबसाइट है ना जो कि आपका बनाया गया है वो इलीगल काम के लिए ही। वहाँ पे जो है ना आसानी से कोई भी लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं, आसानी से कोई लोग जो है वहाँ से आपका डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाते, पता नहीं चल पाएगा इस वेबसाइट के बारे में कि कैसा कैसा वेबसाइट है। तो ये इलीगल काम करने के लिए ही बनाया जाता है। तो डार्क नेट है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए। साथ ही साथ आप देखोगे कि बहुत टाइम्स जो है ना इलिसिट प्रोड्यूस्ड ओपियम जो है ना ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए होता है, लेकिन फिर इसको जो है गलत चैनल्स में आपको जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है। कहा तो जाता है कि ये सारे ओपियम का प्रोडक्शंस जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में हो रहा है, मेडिसिन बनाने के लिए हो रहा है, बट फिर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में। तो ये सारी प्रॉब्लम है, कॉजेज़ है, जिसके कारण जो है हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल कर आया है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020, इसके बारे में देखते हैं कि फाइंडिंग क्या कहा जा रहा है। ड्रग का अगर इस्तेमाल देखें तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवरऑल नंबर में देखें या फिर प्रोपोर्शन देखें वर्ल्ड के पॉपुलेशन से तो बहुत ज़्यादा है। 35 मिलियन पीपल्स जो है वो ड्रग यूज डिसऑर्डर से ही सफ़र कर रहे हैं। फिर 5.5 लाख डेथ्स जो है वो देखने को मिला है। ट्रांजिशन अगर हम लोग देखें, यानी कि ड्रग यूज डिसऑर्डर जो है ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है उन लोगों में जिसमें कि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी कि गरीब तबके के लोग या फिर उनकी जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो वो सारे लोग जो है इन सारी चीज़ों को जो कंज्यूम है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। पास्ट 2 डिकेड्स में अगर देखें तो ड्रग्स को जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिडली इस्तेमाल किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें। साथ ही कैनबीज जो है मरिजुआना, ये आपका मोस्ट यूज सब्सटेंस है पूरे वर्ल्ड वाइड 2018 में, जैसे कि आपका यहाँ पे उसके बाद आप लोग ओपियोइड्स देखते हो, ये मोस्ट हार्मफुल भी है। ड्रग मार्केट अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, लोगों को तो चाहिए ही, और इस चीज़ का आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो, जब कोविड-19 था, जब लॉकडाउन चल रहा था, तो बीच में क्या हुआ कि 1-2 दिन के लिए सरकार ने जो है ना शराब की जो दुकानें थी, अल्कोहल की जो शॉप थी वो ओपन कर दिए थे। तो आप लोग को देखने मिला होगा कि किस तरीके की न्यूज़ निकल कर आ रहे थे, यानी कि 70% ज़्यादा टैक्स लगा कर भी अगर वहाँ पर बेचा जा रहा था तो लोग लंबे कतार में खड़े थे। और मुझे सबसे अच्छा ये चीज़ देखने को लगा ना कि वहाँ पे जो लोगों की स्टेटस है, यानी कि लोग को देख के समझ में आता है कि कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो गरीब से गरीब लोग भी दिख रहे थे और अच्छे से अच्छे बड़े बड़े फैमिली के भी लोग दिख रहे थे, यानी कि अंकल्स, जो ऐसे भी अंकल देखने को मिल रहे थे जो कि बड़े बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, सूट बूट वाले थे, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा जो है खरीदने के लिए उत्साहित थे, वो भी लाइन में लगे हुए थे, उनको भी इस कोविड का कोई डर नहीं है, उनको जो है इस स्प्रेड होने का कोई डर नहीं है। मतलब कि गज़ब का मुझे भी लग रहा था कि इतने दिनों में जो है ना लोग कितना ज़्यादा तरस गए थे पीने के लिए। साथ ही एक द हिंदू में आर्टिकल भी आया था, एक फ़ोटो था कि वहाँ पे एक बच्चे थे, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि फूड स्टॉल में बच्चों की जो लाइन है, बच्चों की नहीं, जो लोगों की लाइन है वो बहुत कम थी। वहीं अगर हम लोग लिकर शॉप में देखें तो वहाँ लोगों की लाइन इतनी लंबी थी कि मत पूछिए, मतलब कि उसको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था पुलिस लोगों के द्वारा। तो फिर नेक्स्ट डे से तो कई जगह तो वो ये बंद भी हो गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मारा मारी हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे लोग।
एक लोग लेकर आ रहे हैं पूरे बढ़ के कार्टून लेकर जा रहे थे, मतलब कि गजब का वो माहौल था। सीरियसली मैं उसको भूल नहीं सकती। तो वो अभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे वही चीज़ें याद आ गई। तो इसी से आप समझ सकते हो कि ड्रग्स मार्केट जो है कितना ज़्यादा चलता है, लोगों को कितना ज़्यादा नीड है कि नहीं। अब कोविड-19 पैंडेमिक का अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें क्या हो रहा है, तो ड्रग की यूजेस और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि लोग घर पे हैं, घर का स्ट्रेस, जॉब लॉस हो रहा है। जो हम जैसे जो आप स्टूडेंट हो, आप लोग का एग्ज़ाम यहाँ पे पोस्टपोन्ड हो रहा है। घर में रहकर जो है आप लोग देखते हो कि 24 घंटे घर में रहना, वाइफ के साथ रहना, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा था। तो लोगों की टेंशन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी, जिसके कारण लोग जो है इस तरीके के ड्रग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। साथ ही यहाँ पे जो ड्रग यूज़र्स है उनमें भी आप देखोगे कि उनकी रिस्क भी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि अब वो अपने इम्यून सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। ये कोरोना वायरस ऐसा है कि उन लोगों को सेफ रखेगा जिनकी इम्यून सिस्टम बूस्ट है, लेकिन अल्कोहल ड्रिंक यानी कि ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करने से क्या होता है कि आपके इम्यून सिस्टम पे बुरा इंपैक्ट होता है, आपका इम्यून सिस्टम ही वीक होता है। तो इन चीज़ों को समझने का ज़रूरत है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अल्टरनेटिव ट्रैफिकिंग रूट निकल कर आ गया था, क्योंकि यहाँ पे जो पैंडेमिक है इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो रूट जो एक्चुअली रूट चलते आ रहा था वो एग्जिस्ट जो कर रहा था, उसमें आपका जो है ना चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट जो अपटिक देखने को मिला ओपिएट सीजर्स का इंडियन ओशन में, तो यही इंडिकेट करता है कि जो ट्रैकर्स है ना, जो ट्रैफिकर्स है वो यहाँ पे मैरीटाइम रूट्स को भी देखने लगे थे, या कि मैरीटाइम्स रूट्स के थ्रू जो है ना ये सारी चीज़ों का आपका जो है ये ट्रांसपोर्ट होते रहे। साथ ही यहाँ पे एक्सेस बहुत कम हो गया था, ड्रग्स डिसऑर्डर ट्रीटमेंट जो है उनके लिए यहाँ पे जो है रिड्यूस्ड बहुत कम हो गया था, यानी कि एक्सेस बहुत कम हो गया था क्योंकि लॉकडाउन मेजर्स था। तो ये सारे इम्पैक्ट देखने को मिला, यानी कि इतने दिनों तक लोग नहीं पी रहे थे, ड्रग्स का एक्सेस नहीं हो पा रहा था, और जैसे ही एक दिन के लिए लिकर शॉप ओपन हुआ तो सारे लोग दौड़ कर चले गए, है कि नहीं। यानी कि आप देख सकते हो कि क्या स्थिति हो चुकी है। अब ड्रग एब्यूज़ का अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला है ना कि थ्रेट है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को। बहुत सारे जो ड्रग्स यूज़र्स होते हैं ना वो आप देखोगे कि प्रोडक्टिव एज में ही होते हैं, यानी कि 18 से 35 साल के ही लोग हैं जो कि इस तरीके का ड्रग्स का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 18 साल से पहले भी आज के डेट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ठीक है वो डर डर के छुप छुप के करते हैं, लेकिन 18 साल के बाद थोड़े से बोल्ड हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो तो फ्रीली करते हैं। अब जब ग्रेजुएशन में जा रहे हैं मेडिकल करने, इंजीनियरिंग करने, तो वो लड़के तो फिर लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी सिर्फ यही अधिकतर यही सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अब 35 के बाद लोग क्या ही पियेंगे, वही लोग पीते जो बहुत ज़्यादा ठेठर हो चुके हैं, ढीठ हो चुके हैं, या फिर आप काइंड ऑफ कहोगे कि जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं, क्योंकि 35 के बाद तो आपको डॉक्टर ही बोलेगा कि ये मत पीजिए, वो मत कीजिए, ये मत खाइए, है कि नहीं। तो यही प्रॉब्लम है। तो ये एक प्रोडक्टिव एज होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि हमारे कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि जो यूथ का एज है, यूथ का जो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। इस पॉपुलेशन को अगर हम लोग प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा भला होगा, लोगों का बहुत ज़्यादा भला होगा। बट प्रॉब्लम तो ये है कि लोग इस एज में कहाँ जाके फंस जा रहे हैं, यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ में जाके फंस जा रहे हैं। इम्पैक्ट देखने को मिलता है फैमिली में, क्योंकि आप लोग को पता है कि गरीब लोगों में या फिर अच्छे अच्छे फैमिली में ये देखने को मिलता है कि लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। इस तरीके का अल्कोहल पी के जो है मारपीट बहुत होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। साथ ही इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी जो है बर्बाद होती है, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, चाइल्ड अब्यूज़ भी देखने को मिलता है, गाली गलौज करते हैं, रिलेशन ख़राब होता है, बच्चों के दिमाग में बैड इम्पैक्ट होता है, आपके बच्चे सारी चीज़ें सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि नहीं होना चाहिए बेसिकली। बट यही है, फैमिली में भी इम्पैक्ट होता है। स्ट्रॉन्ग लिंक आपको देखने को मिलेगा कि जो ड्रग यूज़, जो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़ है, कुछ कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसको कि इंजेक्शन के थ्रू आपको लेना होता है, तो उसका भी स्ट्रॉन्ग लिंक देखने को मिलता है। इससे क्या है कि एचआईवी भी बहुत ज़्यादा आपका फैलता है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इलीगल नेचर है ड्रग ट्रैफिकिंग का, जिसके कारण जो है मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होता है और टेरर फाइनेंसिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट देखने को मिला। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ लीगल फ्रेमवर्क क्या है और सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स लिया गया है इस ड्रग्स को कम करने के लिए। सबसे पहले हमारे संविधान में ही ये कहा गया है, डीपीएसपी में आप देखोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनके आर्टिकल 47 में आप देखोगे तो ये कहा गया ना कि स्टेट को इस तरीके का रोक लगाना चाहिए कि अगर कोई भी मेडिकल पर्पस के लिए अगर यहाँ पे आपका इस तरीके के ड्रग्स का कंजप्शन कर रहा है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कंजप्शन हो रहा है तो वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो स्टेट को इस तरीके से जो है रूल्स लेकर आना चाहिए कि वो यहाँ पे प्रोहिबिट करे इसके कंजप्शंस को। तो ये आपके स्टेट के अंदर ही है। अब आप लोग देखते हो कि कोई कोई स्टेट आपके ड्राई सिटी है, जैसे कि बिहार है, गुजरात है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है, नागालैंड भी है आई थिंक सो।
तो ये जो आपके ड्राई सिटी होते हैं, ड्राई सिटी किस आर्टिकल्स के थ्रू होते हैं, तो वो इसी आर्टिकल्स के थ्रू जो है उनको एम्पावर किया जाता है, यानी कि 47 आर्टिकल के थ्रू जो है वो यहाँ पे उनको एम्पावर किया जाता है कि वो अपने कंट्री में इस तरीके का अल्कोहल जो लिकर शॉप है उसको यहाँ पे क्लोज करने के लिए वो रखे, साथ ही अल्कोहल की जो बिक्री होती है उसको यहाँ पे बैन कर सके। फिर हमारे यहाँ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है जो कि 1985 का है। यहाँ पे रखा गया था कि जो यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग्स का और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का अगर यहाँ पे कोई भी केस निकल कर आता है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा और यहाँ पे रेगुलेट भी किया जाएगा। इसी के तहत यहाँ पे नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी बनाया गया था जो कि नोडल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया है, जिनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, यानी कि ड्रग्स की अगर सेल और परचेज हो रही है तो उसको वो रोकेंगे, और इलीगल तरीके से अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है या फिर इसका सेल एंड ट्रेड वगैरह हो रहा है तो उसको यहाँ पे रोकेंगे। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जिनके द्वारा एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शंस बनाया गया था, और ये है 2018 से 2015 के बीच में। ये जो प्लान है इसका एम यही है कि ड्रग एब्यूज़ को कम करना है, मल्टी प्रोंग जो स्ट्रैटेजी है उसको लेकर, यानी कि लोगों को एजुकेट करना है, बताना है, पढ़ाना है कि उनकी हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का अल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो उनके हेल्थ में किस तरीके का बैड इंपैक्ट होगा, डी एडिक्शन कराना है, यानी कि नशा मुक्ति केंद्र भी कितने जगह पे खोला गया है, आई थिंक कि ऑलमोस्ट सारी जगह पे है। अगर आप लोग खुद से नहीं एडिक्शन अगर आप लोग हटा पा रहे हो, यानी कि लत लग गई है, आदत लग गई है, तो आप लोग जो है नशा मुक्ति केंद्र में जा सकते हो, कोई बात नहीं, 2 महीने का वहाँ पे होता है, आप लोग जाइए वहाँ पे, एकदम फ्रेश फील करके आओगे, आप लोग की जो ये एडिक्शन है ना वो ऑलमोस्ट आपका कम हो जाएगा। रिहैबिलिट किया जाना चाहिए जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल और उनके फैमिलीज़ है, तो इस तरीके का प्रोग्राम लाया गया है। रिसेंटली मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान, जो कि 2020 से लेकर 21 के लिए है, और इसमें जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका एम यही है कि बच्चों तक पहुँचा जाएगा, यूथ तक पहुँचा जाएगा, और उनको अवेयर किया जाएगा कि इस तरीके से अगर वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे क्या होते हैं ना कि वो देख कर सीखते हैं, अगर वो अपने फैमिली में देख रहे कि उनके पापा, उनके दादा, उनके चाचा अगर इस तरीके से जो है स्मोक कर रहे हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि उनके बड़े कर रहे हैं, सारी चीज़ खाने को मिल रहा है और वो खाने को नहीं मिल रहा है। और आप लोग को पता है कि ह्यूमन की सबसे गंदी नेचर वही है कि जिस चीज़ के लिए आप मना करोगे ना वो काम करने के लिए वो सबसे ज़्यादा आतुर होते हैं, सबसे ज़्यादा वो जो है एक्साइटेड होते हैं। तो बच्चों के मन में ऐसे भी एक्साइटमेंट की कमी नहीं होती, वो जानना चाहते, समझना चाहते हैं, और जब इन सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ उनको घर में सामने रहते हुए अगर नहीं मिलता तो वही बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं, वही बच्चे इन सारी चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करने में जो है ना वो विश्वास रखते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, इसलिए घर में कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आप बड़े हैं, आपको इस चीज़ को अभी छोड़ देना चाहिए। जो भी बच्चे मेरे लेसन सुन रहे हैं, जो भी लड़के स्पेशली मेरे लेसन सुन रहे हैं, तो मैं आप लोग से ही विनती करती हूँ कि अभी से आप लोग जो है डी एडिक्ट होने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे आपकी फैमिली आएगी, आपके घर होंगे, आपके संसार होंगे, आपके बच्चे होंगे, बीवी होंगी, उन पे जो है बैड इम्पैक्ट पड़ता है और कभी भी आप ना चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप लोग जो है ना ओकेजनली करें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है तो लोग तो करते ही है, ठीक है। तो ओकेजनली करें, ऐसा नहीं है कि आप दिन रात पिए जा रहे हैं, गम में एकदम पिए जा रहे हैं, या फिर आप लोग जो है एकदम चेन स्मोकर जैसा जो है 4-4, 5-5 या 10-10 डब्बा एक दिन में ख़त्म कर रहे हो स्मोक की, तो ये तो आप तो फिर अति कर रहे हो। एक्सेस इज़ बैड फॉर एवरीथिंग। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना आप लोग के लिए इस तरीके का प्रोग्राम लाया गया है। नशा मुक्ति केंद्र आप ही जैसे लोगों के लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ वहाँ जाइए और अपनी डी एडिक्शंस जो है अच्छे से करवाइए। साथ ही इसमें क्या है कि आप लोग देखोगे कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इंडिया के द्वारा किया गया है। इंडिया के द्वारा जो है 3 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को साइन किया गया है। सबसे पहला है सिंगल कन्वेंशन जो कि नार्कोटिक ड्रग्स के ऊपर है 1961 का। फिर यहाँ पे कन्वेंशन है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971 का। कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक है नार्कोटिक ड्रग में और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1988 का। साथ ही इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस जो कि कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग है। एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जितने भी पार्टनर नेशंस हैं उनके द्वारा कुछ आइडिया शेयर किया जाएगा, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज किए जाएंगे, जो भी यहाँ पे ज़रूरत है कि ये सारे जो ड्रग्स वगैरह अवेलेबल है उनको कैसे रोका जा सके। ठीक है, तो ये आप लोग देख लियो। 3 जो चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि थ्योरी ऑफ चेंज है इन अल्टरनेटिव डेवलपमेंट। तो ये कैसे होगा, तो इसको वीसीएस साइकिल कहते हैं। वीसीएस साइकिल होता क्या है, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आपका ड्रग प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है इससे स्ट्रेंथ होगा, वायलेंस बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ेगा। इससे क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा, अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लोग जो है इसी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना। गलत इलीगल काम में अगर आप पैसे लगाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो ये चीज़ होने लगेगा। इससे क्या है कि हमारे इकॉनमी जो है ना ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा।
लगेगा और हमारे जो कानून है ना वो यहाँ पे आपका वीक पड़ने लगेगा। क्योंकि मेनली क्या है कि हम जैसे लोग इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, हम जैसे लोग इन सारी चीज़ों पे जो है ना अपने हाथ को पसारते हैं, अपने जेब गर्म करते हैं और हम लोग दोषी किनको ठहराते हैं कि कानून नहीं अच्छे से काम कर पा रहा है, सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ही सब काम नहीं करेगी, हम लोग को भी कुछ करना चाहिए, हमारी भी कुछ फ़र्ज़ बनती है कि हम अपने लाइफ के लिए, लोगों के लाइफ के लिए या फिर अपने देश के हित के लिए जो है ना ये गलत काम में कभी भी साथ नहीं दे। ठीक है, इसी को वीसीएस साइकिल कहा जाता है। अब यहाँ पे वर्चुअस साइकिल है। वर्चुअस साइकिल क्या है कि अगर यहाँ पे आपका ड्रग प्रोडक्शन कम होता है तो इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या जो कोई वायलेंस है वो कम होगा। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो अच्छे सेक्टर्स में हो, जैसे कि फार्मर्स के लिए हो, विमेन के लिए हो, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, हमारे हेल्थ के लिए हो, इन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा इकॉनमी का ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ जो ये गरीबी है सब, इससे पॉवर्टी आपका जो है कम हो जाएगा। क्योंकि गरीबी बढ़ रहा है ना, लोग जो है, आप लोग देख रहे थे कोविड-19 के टाइम लोग जो है पैसे खर्च करके खाना नहीं खरीद रहे, वो लोग दारू खरीद रहे हैं, मतलब कि अल्कोहल खरीद रहे हैं, वो भी 70% टैक्स लगा कर। तो ये समझने की बात है कि आप लोग कहाँ अपने जो इतने मेहनत से कमाते हो, दिन भर खटते हो, उसको आप लोग कहाँ लगा रहे हो, कितने गलत जगह लगा रहे हो, जहाँ से आपके बॉडी को कुछ भी आपको पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं, कहीं से भी कोई भी तरीके का पॉजिटिव नहीं है। सरकार को फ़ायदा होता है, आपको किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं होता, आपको बस 2 मिनट का जो है ना सुकून मिलता है, उसी में आप लोग खुश हो जाते हो और पूरी जितनी भी इनकम है उसको लुटाने के लिए रेडी हो जाते हो। तो ये सारी जो है आप लोग गलत काम छोड़ दीजिए, जिससे कि बहुत भला होगा, आप ही का भला होगा। ठीक है, तो ये देख लिए हम लोग। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सब्सटेंस यूज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम, इसका एम बस यही नहीं है कि सब्सटेंस जो यूज़ किया जा रहा है इस तरीके का ड्रग्स और जो वीड्स है, ओपियम है, ये जो आपका यूज़ किया जा रहा है इसी को नहीं रोकना, बल्कि यहाँ पे जो यंग पीपल जो ग्रो हो रहे हैं उनको इंश्योर करना है, हेल्दी रहने के बारे में बताना है कि एडल्टहुड से जो है आप लोग हेल्दी रहिए, बचपन से ही हेल्दी खाइएगा तो आगे चल के भी आपको जल्दी डिजीज़ कोई भी अटैक नहीं करेगा, कोई भी तरीके का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही कंड्यूसिव लीगल एंड पॉलिसी इन्वायरमेंट होना चाहिए। लोगों को यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है उनके लिए यहाँ पे ट्रेन करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, रेंज बढ़ाना है, नंबर ऑफ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो यहाँ पे होना चाहिए, जिसके थ्रू लोगों को जो है ना इस सारी चीज़ों को देने से कंट्रोल किया जा सके। स्टिग्मा जो यहाँ पे ड्रग यूज़ से रिलेटेड है, ड्रग यूज़ जो डिसऑर्डर है उसको यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग एड्रेस करें और यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करके कर सकते हैं। यानी कि जो ड्रग यूज़ की जो इनिशिएशन है, इससे हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि इसको कंज्यूम करने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन यहाँ पे लेकर चलना है ड्रग सप्लाई कंट्रोल सेक्टर से। साथ ही साथ यहाँ पे जो एंटिटीज़ जो भी यहाँ पे ड्रग डिमांड रिडक्शन में इंक्लूड है, हार्म रिडक्शन में इंक्लूड है, उनके बीच में यहाँ पे जो है आपका कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए। कोलैबोरेशन बढ़ाना है इन गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन एंटिटीज़ और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमिया में। अल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, यानी कि आज के डेट में जो करंट यहाँ पे आपका सिचुएशंस है और जो पोटेंशियल एबिलिटी है इस तरीके के फार्मर्स का कि वो यहाँ पे रस को एब्जॉर्ब करे, शॉक को एब्जॉर्ब करे, तो इससे क्या है कि उन सारी चीज़ों को एड्रेस करे, जिससे कि वो जो है ना यहाँ पे इलिसिट जो क्रॉप है, यानी कि जो गलत तरीके के क्रॉप है उसको कल्टीवेशन करने से बाहर आए। यानी कि उनको इस तरीके का आप प्रोविजन दे दो कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप से ही जो है ना उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा फ्लरिश हो जाए ना कि वो इस तरीके का गलत तरीके का कल्टीवेशन करे ही नहीं, वो यहाँ पे कैनबिस प्लांट का कल्टीवेशन करे ही नहीं, है कि नहीं। कैनबिस प्लांट कल्टीवेशन करने से उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो इसलिए फार्मर्स वो काम करते हैं। तो उन लोगों को वो काम नहीं करके हम लोग को जो खरीफ, जायद और रबी क्रॉप है इनके लिए, और साथ ही साथ कैश क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, तो ये सारे क्रॉप के लिए जो है ना एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल्स थी। आई होप कि आप लोग को ड्रग अब्यूज़ के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल मिला होगा। दोनों आर्टिकल यहाँ पे मार्वेलस, माइंड ब्लोइंग था, जिससे कि आपको बहुत सारे नॉलेज मिले होंगे, बहुत सारा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा कि काफ़ी कुछ न्यू भी सीखे। हमेशा न्यू सीखने के लिए अगर आप लोग हमेशा एक कहते हैं ना कि उसी मोड में रहोगे तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी बची हुई टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में यहाँ पे कवर कर देंगे। तो जेंडर डायमेंशन भी देखेंगे, कोविड-19 पैंडेमिक का हर एक पॉइंट और हर एक जितनी भी फैक्टर है, सारे फैक्टर्स को आप लोग को पकड़ के चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी कभी भी अराइज हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।